दोस्तों F-15 को आज भी दुनिया का बेस्ट फाइटर जेट माना जाता है और पिछले 50 सालों से इसका मुकाबला कोई नहीं कर पाया है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये एयरक्राफ्ट इसलिए बनाया गया था क्योंकि सोवियत यूनियन ने अपने फोक्सबैट एयरक्राफ्ट को रिवील करके अमेरिकन मिलिट्री में डर पैदा कर दिया था और फिर शुरू हुआ एक इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट। कैसे बनाया गया F-15 और क्यों है ये इतना खतरनाक, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। तो बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। 250 के दशक में कोरियन वॉर के दौरान अमेरिका के F-86 और सोवियत यूनियन के MiG-15 आपस में क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर बैटल लड़ते थे और इसलिए इन्हें बनाया भी इस तरह जाता था कि ये हवा में तेजी से मूव कर सकें और एक्यूरेटली टारगेट को हिट कर सकें। लेकिन फिर समय बीतता रहा तो नए रडार सिस्टम्स आ गए। अब तो दुश्मन को बहुत दूर से ही देखा जा सकता था और यूएस मिलिट्री की राय ये थी कि अब क्लोज कॉम्बैट के दिन खत्म हो गए हैं। अब जो फाइटर्स होंगे वो विजुअल रेंज से भी दूर से आ रहे टारगेट्स को गाइडेड मिसाइल से हिट करने में सक्षम होंगे। यही वजह थी कि यूएस ने जब अपना अगला फाइटर जेट F-4 फैंटम बनाया तो ना ही उसे हल्का रखा और ना ही उसे तेजी से मूव करने वाला बनाया, बल्कि F-4 फैंटम तेज था, मिसाइल से लोडेड रहता था और उसके पास पावरफुल रडार सिस्टम भी था। लेकिन अमेरिका की भविष्यवाणी सही नहीं निकली क्योंकि वियतनाम वॉर में सब उल्टा पड़ गया। सबसे पहले परेशानी तो ये थी दोस्तों कि वियतनाम के एयर स्पेस में फ्रेंडली और नॉन फ्रेंडली दोनों ही तरह के एयरक्राफ्ट थे, इसलिए यूं ही मिसाइल्स फायर नहीं की जा सकती थी। लेकिन क्योंकि F-4 फैंटम को क्लोज कॉम्बैट के लिए नहीं बनाया गया था, इसलिए क्लोज कॉम्बैट में सोवियत यूनियन के MiG-S इन्हें आसानी से हरा देते थे। इसके साथ साथ फैंटम की गाइडेड मिसाइल्स भी इतनी क्लोज आकर किसी काम की नहीं थी और वो टारगेट को मिस कर देती थी। कहा जाता है कि फैंटम की मिसाइल्स क्लोज कॉम्बैट में सिर्फ 14% टारगेट्स को सही हिट कर पाती थी और मिसाइल्स अगर खत्म हो जाए तो उन्होंने इसमें एक एक्स्ट्रा गन भी नहीं माउंट की थी, जिससे पायलट्स की जान को हमेशा खतरा रहता था। क्योंकि F-4 फैंटम को हवा में तेजी से मनूवर नहीं किया जा सकता था और उसके इंजन्स भी काफी धुआं छोड़ते थे, इसलिए वो नजर में आ जाता था और MiG-S के लिए एक इजी टारगेट बन गया था। इसके बाद अमेरिकन ने कुछ चेंजेस किए, जैसे कि एक पोर्ट माउंटेड गैटलिंग गन से उसे लेस कर दिया, साथ ही साथ पायलट्स को भी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। इसके बाद 1967 में सोवियत यूनियन ने फोक्सबैट नाम का एक नया फाइटर दुनिया के सामने रखा जो कि MiG-S से बिल्कुल अलग दिखता था। इसे देखने से ही लगता था दोस्तों कि ये हवा में बहुत तेजी से मूव कर सकता है। इसका विंग स्पैन ही बहुत बड़ा था, ट्विन टेल्स थी और एक बहुत ही भारी इंजन था। यूएस इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स के बीच बात चल रही थी कि सोवियट्स ने एडवांस लाइट वेटेड मटेरियल का इस्तेमाल करके इसकी बॉडी बनाई है और साथ ही नए रडार और वेपन सिस्टम से भी इसे लेस किया हुआ है। इसके 3 महीने बाद सोवियट्स ने इस नए फाइटर जेट के साथ कई सारे स्पीड और ऑल्टीट्यूड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किया और यूएस को अंदाजा हो गया कि उनके पास इसकी बराबरी का कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। वो पहले ही सोवियत एयरक्राफ्ट के कारण वियतनाम में परेशान थे और अब तो फोक्सबैट ने उन्हें पैनिक बटन दबाने पर मजबूर कर दिया। लीडिंग यूएस एयरक्राफ्ट डिजाइनर्स को यू ने डिजाइन प्रपोजल सबमिट करने के लिए बुलाया गया। इस मीटिंग में जो एंट्रीज प्रपोज की जाने वाली थी उन्हें एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के आधार पर जज किया जाना था जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट को स्पीड, थर्स्ट, ड्रैग और वेट जैसे पैमानों पर नापता है। दिसंबर 1969 में ये कॉन्ट्रैक्ट मैकडोनाल्ड डगलस को दे दिया गया और F-15 पर काम भी जल्द ही शुरू हो गया। F-15 ईगल को हर तरह के एयर स्पेस में टैक्टिकल डोमिनेंस के लिए डिजाइन किया गया था। इसके दोनों आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन्स करीब 48,000 पाउंड का थर्स्ट एक्सर्ट कर सकते थे। इसमें इतनी पावर थी कि वो साउंड के बैरियर को भी तोड़ सकता था। F-15 उस समय यूएस द्वारा प्रोड्यूस किया गया फास्टेस्ट फाइटर जेट। इसके इंजन्स को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि प्लेन किसी भी एंगल पर रहे लेकिन एयर इनटेक में परेशानी ना हो। इसके साथ साथ इसका कॉकपिट भी बहुत ऊपर था जिससे पायलट को 360 डिग्री व्यू मिलता है। बाकी इसके रडार और एवियोनिक्स की बात करें तो वो भी टॉप नॉच थे। इसमें एक साथ 8 स्पैरो और साइड विंडर मिसाइल्स को माउंट किया जा सकता था जो कि फ्यूजलाज के पास विंग्स के नीचे माउंट होती थी। इसके अलावा क्लोज कॉम्बैट के लिए एक 20 मिलीमीटर गैटलिंग गन भी इसके साथ रहती थी जो कि 1 मिनट में 6000 राउंड तक फायर करने की कैपेबिलिटी रखती थी। आपको बता दें कि इसका सबसे पहला प्रोटोटाइप जून 1972 में ही सामने आया था और उसे उस समय F-4 फैंटम के अगेंस्ट टेस्ट करके देखा गया था। न सिर्फ F-4 फैंटम बल्कि वो एयरक्राफ्ट्स जो MiG-S के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करते थे वो भी F-15 के सामने काफी कमजोर नजर आ रहे थे और
और तब उन्हें समझ आ गया कि अब उनके हाथ एक कमाल का वेपन लग गया है। इसके बाद 1975 में एक F-15 जेट के ऊपर से नॉन मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट्स हटाए गए ताकि सोवियट्स ने फॉक्सबैट से जो रिकॉर्ड्स तोड़े थे उन्हें तोड़ा जा सके। यूएस ने तो F-15 का पेंट भी निकाल दिया था ताकि वो थोड़ा हल्का हो जाए। इन टेस्टिंग्स में F-15 ने 30 किलोमीटर का ऑल्टीट्यूड अचीव किया और वो लगभग स्ट्रेटोस्फेयर को टच कर रहा था और स्पीड के मामले में भी F-15 ने फॉक्सबैट के रिकॉर्ड को पूरी तरह से तबाह कर दिया क्योंकि वो 25% ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस थी। 1974 में इसकी मास प्रोडक्शन शुरू हो चुकी थी और 400 F-15A और F-15B मॉडल्स को यूएस एयरफोर्स ने ऑर्डर भी कर दिया था। इसके बाद यूएस ने अलाइज को भी ये सप्लाई होने लगे। 1976 में इजराइल वो पहला देश बना जिसे F-15 मिला। इसके कुछ समय बाद जापान और उसके बाद सऊदी अरब को भी ये सप्लाई किए गए। इसके साथ साथ इन्हें वेस्ट जर्मनी में सोवियत बॉर्डर के भी बहुत करीब डिप्लॉय कर दिया गया था। ये साफ था दोस्तों कि अमेरिका अब अपनी ताकत दिखाना चाह रहा था, लेकिन अभी उन्हें ये नहीं पता था कि ये फॉक्सबैट के मुकाबले कितना सक्सेसफुल होगा। पर उनकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि 1976 में विक्टर बेलेंको नाम का एक 29 साल का सोवियत पायलट सोवियत यूनियन से भागने का निर्णय लेता है और वो अपने MiG-25 फॉक्सबैट में ही एक सोवियत एयरबेस से उड़कर जापान पहुंच जाता है। ये वो पहला मौका था जब अमेरिका को फॉक्सबैट को एनालाइज करने का मौका मिला और जो उन्होंने देखा उसे देखकर तो वो हैरान रह गए। अमेरिका को पता चला दोस्तों कि उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स काफी गलत थी क्योंकि फॉक्सबैट किसी एडवांस लाइट वेटेड मटेरियल से नहीं बल्कि एक निकल स्टील अलॉय से बना था और ये F-15 से भी दुगना भारी था। यही वजह रही कि इसके विंग्स इतने बड़े थे और उसे हवा में रखने के लिए इतने बड़े रहे ना कि उसे हवा में ज्यादा मोबिलिटी देने के लिए। इसके साथ साथ मिग का साइज इसलिए भी बहुत बड़ा था क्योंकि उसे बहुत सारा फ्यूल कैरी करना होता था और उसकी कॉम्बैट रेडियस भी महज 300 किलोमीटर की थी। अगर आप और डीप जाएंगे तो पता चलेगा कि उसके रडार में लुकडाउन कैपेबिलिटी ही नहीं है, यानी अगर एक F-15 उसके हॉरिजॉन के नीचे उड़ रहा है तो वो उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। इससे उन्हें समझ आया कि फॉक्सबैट कोई क्लोज कॉम्बैट के लिए नहीं बना है बल्कि इसे तो एक हाई ऑल्टीट्यूड इंटरसेप्टर की तरह डिजाइन किया गया था जो कि बहुत तेज उड़कर दुश्मन के बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स को पकड़ सकता है। फॉक्सबैट की कैपेबिलिटीज के बारे में सोवियट्स ने हमेशा ही सीक्रेसी रखी थी क्योंकि उससे अमेरिकन सोसाइटी में डर पैदा हो रहा था और उनका प्रोपेगेंडा बिना किसी मेहनत के फैल रहा था। लेकिन अब परेशानी सोवियत यूनियन के लिए थी क्योंकि उनका भेद खुल गया था और साथ ही अमेरिका को अब ये भी पता था कि F-15 का मुकाबला करने के लिए सोवियट्स के पास कोई दूसरा वेपन नहीं है। F-15 की पहली कुछ लड़ाइयों में से 1979 की वो घटना है जब F-15 चला रहे इजरायली पायलट्स ने 4 सीरियन MiG-21 को एक ही बार में गिरा दिया था। जी हाँ, इसके बाद तो F-15 ने कई सारे ऐसे एयर बैटल्स जीते और आज भी F-15 का जवाब किसी देश के पास नहीं है, जबकि उसकी पहली डिप्लॉयमेंट को आधी सदी बीत चुकी है। इसे पहले तो हवा में सुपीरियर पोजीशन लेने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन वक्त के साथ इसे और भी मिशंस के लिए एक्सपैंड किया गया है, जिस वजह से इसके डिजाइन में भी कुछ चेंजेस आते रहे। अब इसे एक ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की तरह भी देखा जाता है और अपनी सुपीरियर रेंज, स्पीड और पेलोड से ये अपने दुश्मनों के सीने में डर भरता रहता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? देखिए, अब भारत को भी जल्द सोवियत फाइटर्स को छोड़कर F-15 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट लेने चाहिए। क्या आप F-15 और राफेल एयरक्राफ्ट में भी फर्क जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।